हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे लेक्चर 3 सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक पढ़ा, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, उसका डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स गैसेस किस तरह वेरी करती हैं सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब होती हैं जब। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स मेनली पढ़े। क्लियर? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड एड्सॉर्प्शन आइसोबर्स वो मैंने आपको समझा दिया लास्ट लेक्चर में। अगर किसी को डाउट है वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और सेकंड लेक्चर एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, जिन्होंने अपने नोट्स अभी तक सेकंड लेक्चर के नहीं बनाए वो बना लो। आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। और हमने करना है आज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था केमिकल किनेटिक्स में, थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा और ऐड हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। पहले हम करेंगे एप्लीकेशंस। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशंस मैंने आपको एग्जांपल जब कराई थी मैंने तब बताई थी एप्लीकेशन, है ना। तो उसमें एग्जांपल में क्या 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 बताया था मैंने आपको सिलिका जेल बताया था, चारकोल मास्क बताया था, है ना। तो वो यहाँ पे क्या यूज होंगी एज अ एप्लीकेशन ये हो। ठीक है, देखो कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा अपने से वो लिखनी है बुक में से। क्लियर? मैं आपको समझाऊंगा, जो समझा रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना, और जो नहीं हम कर रहे वो आपको नहीं करना। ठीक है, लेट्स डू। फर्स्ट, इन गैस मास्क इन गैस मास्क। तो ये मैंने आपको दो बार बता दिया एप्लीकेशन। गैस मास्क में कैसे यूज करना है? ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, वहां पे हम गैस मास्क यूज करते हैं गैस मास्क के लिए, ताकि जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन dehumidizer फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन dehumidizer फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, तो जैसे सिलिका जेल यूज करते हैं, ठीक है, एज अ dehumidizer यूज होगा। क्लियर? ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने के काम आता है। थर्ड, वैसे जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, थर्ड, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था, शुगर वाली एग्जांपल ली थी हमने, है ना। जो शुगर होता है येलो कलर की होती है, उसको हम एक्टिवेटेड चारकोल और क्या बोलते हैं उसको, एनिमल चारकोल, उसमें से पास करते हैं बेड ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और एनिमल चारकोल में से, तो कलर डीकलराइज हो जाता है। येलो कलर जो होता है वो उड़ जाता है, व्हाइट कलर की शुगर हमारे घरों तक पहुंचती है। राइट, तो उसके बाद फोर्थ, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आएगा। ठीक है, तब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है, हेट्रो मींस डिफरेंट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ना। रिएक्टेंट की स्टेट मान लो सॉलिड स्टेट है। ठीक है, कैटालिस्ट की जो स्टेट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, हो सकता है गैस स्टेट हो। क्लियर? तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। वहां पे हम यूज करते हैं किसको? आपने प्लस वन में रिएक्शन की थी, सबसे बेसिक देखो, मैं यहां लिख देता हूं। आप लोगों ने डिहाइड्रोजनेशन की हाइड्रोकार्बन्स में, है ना। क्या ऐड किया था? H2। H2 इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, palladium, right? Add 523 Kelvin.
तो देखो ये जो इसके सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, तो यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन होगी ना एब्जॉर्प्शन की। क्लियर? ये एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और हेटेरोजेनियस का मतलब गैस फेस, इनका मेटल्स का फेस कौन सा है? सॉलिड फेस। ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी एग्जांपल थी। इसमें बुक में एग्जांपल्स दिए हैबर प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। इस चैप्टर में लास्ट में दोबारा से आएगा, एक टेबल बनेगा, तब हैबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस करेंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, वो एग्जांपल्स कांटेक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में यूज होता है, वो मत लिखना, कोई बात नहीं, बाद में दोबारा आएगा पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन 8 बुक में अकॉर्डिंग टू बुक 8 पॉइंट है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है हमारे पास। क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करना होता है? क्वालिटी देखनी है। ठीक है, आयन कौन सा है ये देखना है। एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम के लिए हम यहाँ पे यूज करें। ठीक है, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें हम किसी पर्टिकुलर की अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ब्लू लिटमस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह उसको एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। फिफ्थ आपका था क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और सिक्स्थ है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। सिक्स्थ, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। ठीक है, ठीक है बच्चे, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो हम गैसेस यूज करते हैं, है ना? तो जैसे आपने चारकोल मास्क यूज किया, उसको आप अगर रखोगे एक रूम में रखोगे, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? गैसेस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, है ना? गैसेस एब्जॉर्ब होने होते होते क्या होगा? प्रेशर लो होता जाएगा और धीरे धीरे हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। ये भी सेम ही है। देखो हर गैस की एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर मेरे पास यहाँ पे रूम में इनर्ट गैस है, ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव गैसेस होंगी वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और वो दूसरी गैसेस होंगी वो बाद में होंगी। और जो गैसेस पहले एब्जॉर्ब हुई ना, हम हीट कर लेंगे, हीट करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगी। और जो इनर्ट गैस है उसको हम बाद में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, बाद में एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है? कम। क्लियर? नेक्स्ट बचे है क्रॉस रोटेशन प्रोसेस, वो आपको नहीं करना, नेक्स्ट यूनिट में पूरा डिटेल में तब करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कैटालिसिस। एप्लीकेशन का लोगर, इसकी एप्लीकेशन जस्ट एक आइडिया के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन में से क्वेश्चन कम ही आता है, वन वर्ड क्वेश्चन इतना नहीं आता। ठीक है, आगे कैटालिसिस। देखो कैटालिसिस, कैटालिस्ट क्या होता है? जो क्या करे? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करे, है ना? और रेट ऑफ रिएक्शन को हमें पता कैसे फास्ट करेगा, कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, जिसने नहीं किया लास्ट टॉपिक, ठीक है, केमिकल किनेटिक्स, लास्ट लेक्चर में जाओ और उसमें देखो। ठीक है, मैंने वहां पे समझाया। चलो इसकी आपको डेफिनेशन में लिखवा दूं एक बार। ठीक है, लिखो, राइट डाउन अ सब्सटेंस, छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन without itself undergoing any change in mass and chemical composition at the end of the reaction is called a catalyst. ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो,
बैक करके। देखो मैंने एक एग्जांपल बताई दिया वो 2KClO3 है ना, इसको हीट करना पड़ता है 600 केल्विन तक, 625 633 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, KCl बाहर आ जाएगा और O2 बन जाएगी। KCl बाहर आ गया, O2 बन गया। अब आप लोग ये सोचो रिएक्शन हमने कब की, आप लोगों के दिमाग में नहीं आया है ना, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने आपको नहीं कराई। हाँ ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको नहीं कराई, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैटलिस्ट की एक और वीडियो है वो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है ना, उसमें ये रिएक्शन क्लियर। तो वो एक बार दोबारा वीडियो देखना, बहुत अच्छी है, ठीक है, 5 मिनट की है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। चलो देखो, इसमें 600 केल्विन पे रिएक्शन होती है ये, है ना, और यही रिएक्शन मैं 450 के आसपास कर सकता हूं। कब, जब मैं कैटलिस्ट यूज करूं MnO2, 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो कैटलिस्ट का ये फायदा होगा। अब ये रिएक्शन 450 की होगी, ठीक है बच्चे। चलो ये आप लोग लिख लो, आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा, ठीक है, ये लिख लेना। आगे इसके बाद लिखो, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन by the use of catalyst is called catalysis, by the use of catalyst is called catalysis, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव का मतलब स्पीड फास्ट हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे, एक होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, कुछ रिएक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रोडक्ट की यील्ड को मैं नहीं निकाल पा रहा, है ना, तो उस रिएक्शन में हम नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट नॉर्मली अगर आपसे सीधा पूछा जाए कैटलिस्ट क्या होता है, अब आपको डिटेल में पता है, आप बोलोगे पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और नेगेटिव क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देगा, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन, देखो, इफ अ कैटलिस्ट increases the rate of a chemical reaction, comma, it is called a positive catalyst and the phenomena is called positive catalysis, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 in the presence of B2O5, मैं लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 plus R2 in the presence of B2O5 vanadium pentoxide क्या बनेगा, SO3 गैस। इसमें ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। आपको एक एक एग्जांपल याद रखनी है, इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव की डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लोगे, ठीक है, सारा कुछ सही लिखना, ऊपर से 2 वर्ड चेंज हो गए, ठीक है, वो आप खुद लिख लोगे। एग्जांपल लिखो, नेगेटिव की एग्जांपल, decomposition of H2O2 in the presence of acetinolide or phosphoric acid get retarded is an example of negative catalyst. H2O2 कहता है जब टूटता है, ठीक है, हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे, आपको फॉस्फोरिक एसिड अभी पता है, एसिटिलाइड ऑर्गेनिक में आएगा तब हम करेंगे इसको, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड ये कैसे टूटेगा, H2O प्लस R2। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ये बाद में आएगा, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, परोक्ष साइड में ऑक्सीजन स्टेट -1, इधर बॉटम में ऑक्सीजन स्टेट -2, इधर 0, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट चेंजेस फ्रॉम -1 to -2, दैट मींस रिडक्शन, -1 to 0 दैट मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल है। डीकंपोजिशन ऑफ
हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन, राइट। ये जे मेंस में आया क्वेश्चन, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन। फंक्शन कितनी बार हमने समझना भी है ना, हमें पता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट जितनी बार देखोगे उतनी बार ये अच्छा लगेगा, है ना। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा है। इस बार हम एंडो बनाते हैं, एक्सो को बहुत बार बना दिया है ना, एंडो। इसको हम यहां पे रोक देते हैं, ठीक है। तो ये इधर, ये इधर, ये क्या है, डेल्टा एच, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, ई ए फॉर, अगर मैं मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड लिख लेता हूं, बैकवर्ड के लिए ये होगा, है ना। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पे बुक में एक ही जगह है, सिर्फ पॉजिटिव का, नेगेटिव का भी आ सकता है, नेगेटिव भी आना चाहिए हमें। हम पॉजिटिव कर रहे हैं, यहां से जाएगा, एक अलग पाथ मिलेगा और प्रोडक्ट सेम होगा। EA-F, activation energy for forward with catalyst. This is always for positive catalyst only, है ना, always less than EA with catalyst, without catalyst, ऐसे लिख दूं, ठीक है। वाइफ ऑफ मी विद, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। चलो आगे चलते हैं, ये आपको क्लियर है टॉपिक। इसमें देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखो। इस पे फर्क पड़ा, कैटलिस्ट के ऐड करने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट जो है वो सेम है। तो जो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आया समझ। तो इसके कुछ कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लिखते हैं, वो आपके लिए नए हैं, ठीक है। ये भी आप लोग एक बार लिख लेना, क्लियर। चलो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। लिखो, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट। पॉइंट ए, यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, अभी आपको लिखने नहीं है, समझने बुक से देख के लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अ कैटलिस्ट may undergo intermediate physical changes and it may even form temporary chemical bonds with the reactants, but it is recovered unchanged in original form at the end of the reaction। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। फिजिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर रेज हो रहा है, हो सकता है सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस बन जाए, लेकिन बाद में वो एज इट इज रिकवर हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, although a catalyst speed up the reaction but it does not shift the position of the equilibrium, ठीक है। कैटलिस्ट आपको पता है कि जो K होता है फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम जितने इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, लेट्स से K की वैल्यू 10⁻⁴, ठीक है, या K की वैल्यू 10⁻⁴, कुछ भी हो सकती है ना। तो प्रोडक्ट जितने हैं ये रेशो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है, अचीव जल्दी होगा, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम वहीं पे रहता है। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बिल्कुल, कैटलिस्ट हर कैटलिस्ट ऐसा नहीं है एक ही कैटलिस्ट आप हर जगह यूज करोगे, ठीक है। फोर्थ, द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन। वो मैंने समझा दिया, मैंने डेल्टा एच लिखा है, ठीक है, ये डेल्टा ई लिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स सच एज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और डेल्टा ई सेम है, इसने ले लिया ऊपर, ठीक है। एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, सीधी सी बात है, जो स्टेट फंक्शन है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेंगे, क्लियर। तो ये थे कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर क्या होता है,
प्रमोटर देखो हमारे पास हैव अ प्रोसेस, पीछे एप्लीकेशंस में था हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के अंदर दो प्रोसेस है, हैव अ प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे जैसे आएंगे मैं करवा दूंगा, ठीक है। हैव अ प्रोसेस मैंने आपको केमिकल कैटलिस्ट में भी बताया था शायद, ठीक है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, राइट। तो इसमें हमने देखा था ये रिएक्शन होती है 700 केल्विन पे और इसका प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेयर और इसमें आयरन यूज होता है एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर। क्या यूज होता है? मोलिब्डेनम, ठीक है। तो नाम से करोगे सही होगा, गलत नहीं होगा। मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल होती है, ये क्रोमियम के नीचे होता है, ठीक है। चलो अब इसमें मोलिब्डेनम क्या, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज करे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है, हमें थोड़ा सा ज्यादा करना है इसलिए। मोलिब्डेनम क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट करता है, ठीक है। राइट डाउन प्रमोटर्स, लिखो पहले। प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल दिए हैबिटेट्स की दी हुई है एग्जांपल बुक में, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद आप लिख लेना, ठीक है, यहां पे पॉज कर दो। नेक्स्ट लिखोगे द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन्स। इसी रिएक्शन में अगर हम CO यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन सब्सटेंसेस लिख लो, फॉर एग्जांपल सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक CO, आर्सेनिक etc. if present act as poisonous because they lower the activity of the catalyst, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। देखो होमोजेनियस कैसे, हेटेरोजेनियस की एग्जांपल आप लोग लिख चुके हो, है ना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या था? आयरन। आप लोग बाकी भी लिख सकते हो, मोलिब्डेनम वगैरह, टेम्परेचर जैसे सब लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का मतलब ये होता है रिएक्टेंट जिस फेस में, प्रोडक्ट जिस फेस में, और अगर जो कैटलिस्ट हमारा उसका फेस डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है इधर गैस इधर लिक्विड हो सकता है, ठीक है, और इधर सॉलिड हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है इधर लिक्विड है इधर लिक्विड है, ठीक है, लेकिन एक जगह तीनों चीजें सेम नहीं होंगी, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनियस। क्लियर? होमोजेनियस में क्या होगा? सारा सेम होगा। होमोजेनियस में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में होने चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद लिखोगे, एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं, एक एक करनी इसकी, और होमोजेनियस की एग्जांपल आप ये करोगे। टू SO2 plus O2 gas in the presence of NO gas give rise to SO3 gas, ठीक है, 2SO3। इसे हमने किया V2O5, V2O5 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, इसके साथ भी गैस फेस गैस फेस गैस फेस। तो ये सारा ये किसकी एग्जांपल होगी? होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है बच्चे। और जो एग्जांपल्स बुक में दी है आपको नहीं करनी, क्लियर। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। चलो ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखो मैकेनिज्म कैसे करते हैं, इसमें क्या करना है। हमारे पास टॉपिक है एड्सॉर्प्शन थ्योरी पहले, है ना।
एडसॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है आपके पास सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होंगे, है ना, हमें क्या करना है, जैसे हाइब्रिड है, हमें क्या करना है, N2 का बॉन्ड तोड़ना है, H2 का बॉन्ड तोड़ना है ना। N2 का जो बॉन्ड होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनर्ट है काफी ज्यादा, इसको तोड़ने के लिए 941 किलोजूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा बॉन्ड है H2 का, उसको तोड़ने के लिए 435 के आसपास एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तुम्हारा सबसे मेन काम यही होता है N2 टूट जाए, ठीक है। N2 टूट गया तो समझो रिएक्शन होगी। तो हमारा मकसद क्या होता है, जो हमारा सरफेस है आयरन का, उस पे N2 आके एब्जॉर्ब हो जाए, और हमें पता है एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के एक्सोथर्मिक होने से वहां से जो हीट रिलीज होगी, ठीक है, उससे N2 वीक होगा और ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। तो ये थी आपकी एब्जॉर्प्शन थ्योरी, रीड कर सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एज इट इज, इसमें से कुछ नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाता हूं। आगे मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, इसके मैं आपको सारा समझा रहा हूं। कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट्स है, ठीक है, वो, और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, डिफ्यूज हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा, ये जितने मर्जी बना लो आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ गया ए, इधर आ गया बी, अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ने के चांसेस बढ़ गए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप, इधर क्या है, इधर बॉन्ड टूटना शुरू होगा, इधर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्प्शन टूट जाएगा, इधर से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, कैटलिस्ट हमारा अलग हो जाएगा, और ए भी बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर बच्चे, दोबारा देखो, इसके सारे पॉइंट मैं आपको अभी समझाना। रिएक्टेंट्स इसके सरफेस पे डिफ्यूज होंगे, ये बनेगा, उसका इंटरमीडिएट, ये क्या बना, इंटरमीडिएट, और ये क्या बना, प्रोडक्ट्स। इसके जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लोग लिख लेना बुक से, ठीक है बच्चे। मैं आपको पॉइंट सारे समझा रहा हूँ, पॉइंट्स आपको खुद नोट करके समझ लो। डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सेकंड पॉइंट, एडसॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द एक्टिव साइट्स, ये एडसॉर्प्शन होगी एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना डिफ्यूजन, उसका मतलब कि रिएक्टेंट्स एक दूसरे के लिए अभी डिफ्यूज हो रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड इधर आ रहा है, क्लियर। उसमें थर्ड पॉइंट, अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के द्वारा रिएक्शन हुई ए और बी की, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शंस टू अकर, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद डिसऑर्प्शन हुई, जिससे प्रोडक्ट बना और कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हुआ और एक्टिव साइट्स फिर फ्री हो गई ताकि रिएक्शन आगे चल सके, ठीक है। तो ये थ्योरी थी एडसॉर्प्शन, ये आप लोगों को करनी है, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इसके, ये आप लोग अभी नोट कर लेना, फिर अभी सुन लो, थोड़ा सा रहता है। देखो, द रोल ऑफ heterogeneous catalyst can be explained in terms of adsorption of reactants on the surface of a catalyst। वो कहता है जो एडसॉर्प्शन हुई है कैटलिस्ट के सरफेस पे, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एडसॉर्प्शन थ्योरी में। एडसॉर्प्शन थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। एडसॉर्प्शन से क्या होता है, मॉलिक्यूल ऐसे घूमते रहेंगे
एक सरफेस मिलेगा, वहां पे कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, adsorbed molecules get dissociated to form active species like free radicals which reacts faster than molecules। और adsorbed molecules क्या होंगे, टूटेंगे, है ना, और फ्री रेडिकल्स बनेंगे और जिनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, the adsorbed molecules are not free to move about and therefore they collide with other molecules on the surface, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराने के चांसेस इसके बढ़ेंगे, ये मूव हो नहीं सकता, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के चांसेस बढ़ेंगे, रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इवॉल्व एक्ट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहता है यहाँ पे जब एडसॉर्प्शन हुई तो यहाँ से जो हीट रिलीज हुई, ठीक है, वही आगे हमारे काम आती है, ठीक है बच्चे। तो ये थे आपके इसके पॉइंट्स, आप लोग ये 4 पॉइंट्स भी लिख लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये आप नोट कर लेना और ये लिख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो सभी। हमें ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है। किनेटिक्स में क्या था, आपको अभी आदत नहीं थी, है ना, तो अभी आप लोगों ने आदत बनाई है अपनी, तो उसको मेंटेन रखना है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक अच्छी रूटीन में रहो, ठीक है, और कोशिश करो बॉडी में आपकी फटीग कम से कम है, ठीक है। रात को टाइम पे सो, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, कम से कम 6 बजे तो उठो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, एक्टिविटी पढ़नी है, सिलेक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है। सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, एक्टिविटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट कितना फास्ट है, ठीक है। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। कई बार क्या होता है, फॉर सेम रिएक्टेंट, ठीक है, अगर हम कैटलिस्ट वेरी करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है ना। तो देखते हैं क्या इसकी एग्जांपल देखते हैं, आप लोग डेफिनेशन बुक से लिख लेना, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं जो एक्टिविटी में बता रहा कि कैटलिस्ट जो है 10 के पावर 10 टाइम्स तक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास, 2H2 गैस प्लस O2 gives 2H2। इस वक्त यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेके आता हूँ, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं होगी, वाटर नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे कैटलिस्ट ना हो। तो एक्टिविटी, ठीक है, ये कितना फास्ट रह रहा है, प्रेशर से क्या हो रहा है। सिलेक्टिविटी में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल करनी है, CO प्लस H2, CO गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे पहले केस में हम कैटलिस्ट ले रहे हैं निकल, और जब निकल ऐसा कैटलिस्ट लेते हैं तो बनता है CH4 प्लस, यहाँ पे 2 कर लो, क्या बचा, CH4, ऑक्सीजन अकेला, 3H2 कर लो, 3H2 H2, तो इससे बने प्रोडक्ट्स, निकल कैटलिस्ट लिया तो मीथेन बनी, ठीक है। और अगर कॉपर या ZnO लेते हो तो मिथेनॉल बनेगा, CO प्लस H2, अगर कॉपर लेते हो तो मिथेनॉल, क्लियर। 2 एग्जांपल्स कर लो, बहुत, कॉपर और ZnO, 2 कैटलिस्ट कर लो, बहुत है, ठीक है। तो देखो बच्चे दोबारा समझो, एक्टिविटी में हमने, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट कितना ज्यादा एक्टिव है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि फॉर रिएक्टेंट जब सेम हो हम सेलेक्टिव करते हैं, कैटलिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तब जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए हो ताकि वो हमें मिल सके। अगर मेरे को मीथेन चाहिए तो मैं निकल लूंगा, अगर मेरे को मिथेनॉल चाहिए तो मैं कॉपर या ZnO लूंगा, ठीक है बच्चे। चलो, विद दिस आपका आज का लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंजाइम्स और इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा खत्म, ठीक है, 4th लेक्चर में। फिर हम पहुंच जाएंगे कोलाइडल स्टेट सेकंड पार्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और नोट्स जल्दी बना लेना, ठीक है।